अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने उर्दू सामीन के लिए गुर्दों की साख्त और उनमें मौजूद नेफ्रॉन आपको उर्दू में बताऊंगा। तो चलिए इसको लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इंसानी गुर्दे तकरीबन लंबाई में 10 से 12 सेंटीमीटर होते हैं, तकरीबन इतने साइज़ के। और इन गुर्दों के अंदर नेफ्रॉन्स हैं। हर किडनी, हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन मौजूद हैं। अब आइए समझते हैं कि गुर्दों और नेफ्रॉन्स का काम क्या है। याद रखिए कि हमारे जिस्म में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं? बनने और टूटने के कीमियाई रिएक्शंस। हमारे जिस्म में बहुत सी नई चीज़ें बन रही हैं और बहुत सी पुरानी चीज़ें टूट रही हैं। इस बनने और टूटने के अमल में बहुत सी चीज़ें फाजिल पैदा होती हैं, जो फाजिल और जहरीली चीज़ें होती हैं और जहरीला मवाद होता है। इस जहरीले मवाद को, जिसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है, इसे हमारे जिस्म से निकालना ज़रूरी होता है। तो मिसाल के तौर पे यूरिया एक अहम मेटाबॉलिक वेस्ट है, एक फाजिल मवाद है जो जहरीला मवाद है, और अगर ये जिस्म में जमा होना शुरू हो जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। इसलिए इस यूरिया को पानी के साथ हल करके यूरिन की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में हमारे गुर्दे ब्लड से, हमारे जिस्म से निकाल कर इसको जिस्म से खारिज कर देते हैं। तो आइए इस गुर्दों की साख्त को समझें। बुनियादी तौर पे गुर्दों के दो हिस्से हैं। एक बैरूनी हिस्सा जिसे रेनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, रेनल कॉर्टेक्स, और दूसरा तकरीबन ये जहाँ पे नुक्ते लगे हुए हैं, डॉट डॉट, ये रेनल कॉर्टेक्स है। और जो यहाँ आपको मखरूती शक्लें नज़र आ रही हैं, पिरामिड किस्म की स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, इन्हें रेनल मेड्यूला या सिर्फ मेड्यूला कहा जाता है। रेनल मेड्यूला, रेनल कॉर्टेक्स। और गुर्दे की तीसरी अहम चीज़ या तीसरा अहम हिस्सा रेनल पेल्विस है। रेनल पेल्विस एक फनल, एक कीफ नुमा साख्त है, एक कीफ नुमा स्ट्रक्चर है, जो जब यूरिन बन जाता है, जब पेशाब बन जाता है, तो इस यूरिन को ये जमा करके यूरेटर, एक नाली के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर या मसाने तक लेकर जाता है, और फिर उस मसाने से ये पेशाब, ये यूरिन हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर गुर्दों की तीन अहम साख्त या तीन अहम पार्ट्स हैं। नंबर एक रेनल पेल्विस, नंबर दो रेनल मेड्यूला या मेड्यूला, और नंबर 3 रेनल पेल्विस। याद रखें, रेनल मतलब है किडनी से मुतल्लिक, गुर्दों से मुतल्लिक जब भी बात होगी तो हम रेनल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह रेनल आर्टरी, वो आर्टरी है, वो शरियान है खून की, जो खून गुर्दों तक लेके जा रही है। और रेनल वेन, वो वेन या वो वरीद है कि जो खून को, जो साफ़ शुदा खून है, यूरिया से पाक, यूरिया से आज़ाद खून, उसको किडनी से, उसको गुर्दों से बाहर वापस लेके जा रही है। तो ये स्ट्रक्चर, ये साख्तें हमें इस डायग्राम में नज़र आती हैं। अब आइए नेफ्रॉन की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि हर इंसानी गुर्दे के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन मौजूद हैं। ये नेफ्रॉन्स क्या हैं? ये नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। ये नेफ्रॉन वो इकाई है गुर्दे की कि जहाँ पर गुर्दों का असल काम हो रहा है।
और वो काम क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किस चीज़ की? जिस्म से, खून से फाजिल मवाद यूरिया को पानी के साथ हल करके और इजाफ़ी नमकियात, इजाफ़ी साल्ट्स, उनको भी पानी के अंदर हल करके यूरिन की शक्ल में जिस्म से खारिज करना, ये है गुर्दों का बुनियादी काम। और ये काम कहाँ हो रहा है? नेफ्रॉन्स के अंदर। नेफ्रॉन खुदबीनी शक्ल और या खुदबीनी साख्त है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन जब इसको हम बड़ा करके देखें तो वो शक्ल में कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर बाउमिन कैप्सूल है। ये बाउमिन कैप्सूल एक कप नुमा, एक प्याला नुमा स्ट्रक्चर है और इसके पीछे एक इसका बाजू सा नज़र आ रहा है जो यूँ आपको नज़र आएगा। ये है बाउमिन कैप्सूल। जैसा कि मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूँ कि तकरीबन साइंसी जो इस्तिलाहात हैं उनका नाम ज़्यादातर जिन साइंसदानों ने उनको पहली दफ़ा दरियाफ़्त किया तो उनके नाम पे रखा जाता है। तो बाउमिन कैप्सूल भी बाउमिन साइंसदान के साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो ये प्यालानुमा साख्त है। अब यहाँ से देखिए कि ये खून की शरियान है। जो लाल रंग से बनाई गई हैं, सुर्ख रंग से, वो शरियानें हैं, और जो नीले रंग की हैं वो वरीदें या वेन्स हैं। हमारी वेन्स भी हल्के नीले रंग की होती हैं जो जिल्द के पास होती हैं। बाज़ औक़ात हमें नीली नीली जो खून की नालियाँ नज़र आती हैं वो वेन्स होती हैं, क्योंकि उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बग़ैर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, वो हल्का नीले रंग का होता है, जिसकी वजह से हमारी वो खून की नालियाँ हल्के नीले रंग की नज़र आती हैं। जबकि शरियानें जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो गहरे सुर्ख रंग की होती हैं, क्योंकि उनके अंदर गहरा सुर्ख खून फ्लो कर रहा होता है, बह रहा होता है और हरकत कर रहा होता है। तो अब ये खून जो कि जिसे अब ये इस आर्टरी का नाम है एफेरेंट आर्ट्रियोल, जो खून को इस बाउमिन कैप्सूल के अंदर लेके जा रहा है। अब ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, जब ये इस बाउमिन कैप्सूल के अंदर दाखिल होती है तो ये तकसीम दर तकसीम के अमल से गुज़रती है, और इस तकसीम दर तकसीम के वजह से ये एक नेटवर्क, एक जाल नुमा साख्त, एक जाल नुमा शक्ल बनाती है, जिसे जो आपको यहाँ तस्वीर में, डायग्राम में नज़र आ रहा है। इस नेटवर्क को, इस जाल नुमा साख्त को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। और फिर जब ये तकसीम दर तकसीम होके वापस निकल रहा होता है तो इस छोटी आर्ट्रियोल को एफेरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है स्पेलिंग में। ये एफेरेंट है जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है, एफेरेंट, ये देखिए एफेरेंट आर्ट्रियोल, और जो निकलने वाली खून की नाली है वो एफेरेंट आर्ट्रियोल है। दाखिल होने वाली एफेरेंट आर्ट्रियोल और निकलने वाली जो ये नीले रंग की है ये एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये खून अंदर लेके जा रही है और ये वाली खून बाहर लेके आ रही है। तो अब इन दोनों खून की नालियों में डायमीटर का फ़र्क है। ये वाली जो खून की नाली है ये हम देख सकते हैं कि ये चौड़ी है, इसका डायमीटर ज़्यादा है और ये ज़्यादा ओपन है, लेकिन जो खून बाहर निकाल के ला रही है वो तंग है, वो छोटी है, नैरो है। अब होता क्या है, जो खून की नाली अंदर जा रही है जैसा कि हम देख रहे हैं वो चौड़ी है, और जो खून की नाली बाहर निकल रही है इस नेटवर्क से, ग्लोमेरुलस से, वो तंग है। तो तमाम गुर्दों का और नेफ्रॉन का जो काम है वो इसी फ़र्क की बुनियाद पे काम कर रहा है। क्योंकि ये चौड़ी है एफेरेंट आर्ट्रियोल, तो ये ज़्यादा खून अंदर लेके जा रही है,
वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड की खून की मिकदार जो अंदर जा रहा है वो ज़्यादा है, और जो खून निकल रहा है इस रास्ते से वो वॉल्यूम में कम है। तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ज़्यादा ब्लड प्रेशर डेवलप होगा। यहाँ इनसाइड ग्लोमेरुलस के अंदर ज़्यादा ब्लड प्रेशर डेवलप होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, और इस हाई ब्लड प्रेशर के तहत जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं खून के अंदर, वो फोर्स की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इन छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए बाहर निकल आएंगे। ये छोटे छोटे सुराख कहाँ मौजूद हैं? ये छोटे छोटे सुराख इस खून की नालियों की दीवारें और बाउमेन कैप्सूल की जो दीवारें हैं इनके अंदर मौजूद हैं, जिसे हम पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे सुराखों पर मुश्तमिल हैं। तो इन छोटे सुराखों से, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के इन छोटे छोटे पोर्स से स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स जैसा कि पानी के मॉलिक्यूल्स, जैसा कि यूरिया के मॉलिक्यूल्स, जैसा कि नमकियात के मॉलिक्यूल्स, ये सब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ज़रिए, हाई ब्लड प्रेशर के ज़रिए बाहर निकल आएंगे। तो इस ग्लोमेरुलस में हाई ब्लड प्रेशर के तहत इस खून के ज़्यादा अंदर जाने की वजह से और कम खून के बाहर आने की वजह से एक हाई ब्लड प्रेशर जो बन चुका है इस ग्लोमेरुलस में, इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है, और इस ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। दबाव के तहत स्क्वीज़ करके, निचोड़ कर छोटे मॉलिक्यूल्स जैसा कि पानी के मॉलिक्यूल्स, यूरिया के मॉलिक्यूल्स और जो नमकियात हैं उनके मॉलिक्यूल्स और अमाइनो एसिड्स, ये तमाम छोटे ज़रात और छोटे मॉलिक्यूल्स हाई ब्लड प्रेशर के तहत खून से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस अमल को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेट इस रास्ते से ट्रैवल करना शुरू करेगा। तमाम छोटे मॉलिक्यूल्स जिनमें पानी है, जिसमें यूरिया है, जिसमें नमकियात हैं और अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज, ये तमाम छोटे मॉलिक्यूल खून से बाहर निकल आए हैं। लेकिन याद रखिए कि छोटे मॉलिक्यूल तो बाहर निकल आए, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल जैसा कि खून के सुर्ख ज़रात रेड ब्लड सेल्स, जैसा कि खून के सफ़ेद ज़रात वाइट ब्लड सेल्स, जैसा कि प्लेटलेट्स, और उसके साथ साथ ब्लड प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन वग़ैरह, ये खून के अंदर रहते हैं। क्यों अंदर रहते हैं? क्योंकि ये साइज़ में बड़े हैं और वो इन छोटे सुराखों से बाहर नहीं निकल सके, तो ये खून के अंदर रहते हैं। लेकिन उसके अलावा तमाम छोटे ज़रात बशमूल पानी और यूरिया और साल्ट्स, ये सब फिल्ट्रेट की शक्ल में ये यहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। अब ये एक कॉइल्ड, एक पुरपेच रास्ता है, जिग जैग। आप देखें कि यहाँ से मुड़ना शुरू हो गया, और इसे कहते हैं कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब को छोटा लफ्ज़ है ट्यूब्यूल। तो ये कॉन्वल्यूटेड का मतलब है जब कोई चीज़ कॉइल्ड हो, जब कोई चीज़ यूं जिग जैग मुड़कर जा रही हो, तो उसे कहते हैं कॉन्वल्यूटेड। तो ये कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये शुरू वाला जो हिस्सा जो ट्यूब का है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब है जो शुरू में आ रहा हो, जो प्राइमरी हो, जो पहले आ रहा हो। उसके बाद जब ये एक और हिस्से में दाखिल होता है गुर्दों के, तो ये याद रखिए कि जो मैंने ये लाइन लगाई है, ये ऊपर का हिस्सा कॉर्टेक्स में मौजूद है और ये हिस्सा मेड्यूला में मौजूद है। जैसा कि ये हिस्सा कॉर्टेक्स है, ये छोटे छोटे जो आपको नुक्ते डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये असल में नेफ्रॉन का ये हिस्सा है। ये नेफ्रॉन का हिस्सा ये आपको छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो इसी तरह जब ये सीधा होता है और अब ये मेड्यूला में दाखिल होता है, और जब ये स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, तो ये एक यू शेप की
ट्यूब बनाता है। इस यू शेप की ट्यूब को लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, जो कि फ्रिट्ज हेनले, जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया, इसे दरियाफ्त किया और मुतारिफ़ कराया, उसके नाम पे इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। लूप का मतलब है एक छल्ला नुमा स्ट्रक्चर। तो लूप ऑफ हेनले ये मेड्यूला में वाक़ है, ये हिस्सा मेड्यूला में वाक़ है, किडनी के मेड्यूला में, जबकि ऊपर वाला हिस्सा ये कॉर्टेक्स में वाक़ है। ये यहाँ आप देखें। तो अब जो है लूप ऑफ हेनले में ये फिल्ट्रेट सफ़र कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगी। रीएब्जॉर्प्शन अगला स्टेप है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हो चुकी, हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में तमाम छोटे के छोटे मॉलिक्यूल्स वो ब्लड से, खून से बाहर आ चुके हैं, लेकिन इनमें ज़रूरी चीज़ें भी हैं जिनको फ़िल्टर नहीं होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज को बाहर नहीं आना चाहिए था, और सारा का सारा पानी जिस्म से और खून से नहीं निकालना, तमाम की तमाम नमकियात जिस्म से नहीं निकालनी, और अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन बनने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो भी उनको भी जिस्म से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो वो अब चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी। रीएब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि दोबारा उसको जज़ब करना। तो हमारा जिस्म इसको दोबारा जज़ब करने के लिए खून की नालियाँ इसका पीछा कर रही हैं। अब ये फिल्ट्रेट जो कि कुछ देर के बाद यूरिन बनने जा रहा है, ये देखिए, ये फिल्ट्रेट जो इसके अंदर सफ़र कर रहा है, इसको खून की नालियाँ पीछा कर रही हैं। इसका क्यों पीछा कर रही हैं? इसका मकसद ये है कि रीएब्जॉर्प्शन किया जाए, क्योंकि अब ब्लड की खून की नालियाँ इसका पीछा कर रही हैं कि जो ज़रूरी अशिया जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नतीजे में निकल गई हैं, उनको वापस खून में लाया जाए, यानी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की जाए। सिलेक्टिव का मतलब है कि ये रीएब्जॉर्प्शन सारी की सारी रीएब्जॉर्प्शन नहीं है, सारी की सारी चीज़ें दोबारा जज़ब नहीं की जा रही, बल्कि सिलेक्टिव प्रोसेस है। बहुत सोच समझ के चुन कर वो चीज़ें जो खून में वापस लाना ज़रूरी हैं, जैसा कि ग्लूकोज, जैसा कि अमाइनो एसिड्स, और कुछ हिस्सा पानी का, सारा का सारा पानी जिस्म से नहीं निकालना, बल्कि कुछ हिस्सा वापस जिस्म में जज़ब करना है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर एक पानी की ख़ास मिकदार होनी चाहिए। तो वो जो है रीएब्जॉर्प्शन के नतीजे में, और नमकियात का भी कुछ हिस्सा हमारे जिस्म में होना चाहिए। सारी नमकियात को, सारे सोडियम क्लोराइड को और बाकी सॉल्ट्स को जिस्म से नहीं निकालना, बल्कि कुछ हिस्सा वापस एब्जॉर्ब भी करना है। तो ये हिस्सा रीएब्जॉर्प्शन वो इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। तो मिसाल के तौर पे ये जितनी भी जगह है, यहाँ से खून की ये जो है ये वापस खून में जज़ब हो रहा है, ये वापस खून में जज़ब हो रहा है, ये ग्लूकोज और एक हद तक पानी और एक हद तक नमकियात ये वापस रीएब्जॉर्ब हो रही हैं। और इसके बाद जब ये तकरीबन यहाँ तक पहुँच जाता है, इस हिस्से को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये अब फिल्ट्रेट यूरिन कहलाएगा, पेशाब कहलाएगा। ये यूरिन बन चुका है। तो यूरिन फॉर्मेशन हो चुकी है, और अब ये यूरिन बनने के बाद कलेक्ट होगा, जमा होगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये वो नालियाँ हैं जो यूरिन को जमा कर रही हैं किडनी के मुख्तलिफ हिस्सों से। और यहाँ जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये इस गुर्दे की साख्त में ये जो मखरूती पिरामिड्स हैं, इनमें जो आपको नालियाँ नज़र आ रही हैं, लाइनें नज़र आ रही हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जो गुर्दों के मुख्तलिफ नेफ्रॉन, जो मुख्तलिफ नेफ्रॉन थे। मिसाल के तौर पे ये एक नेफ्रॉन था, ये एक नेफ्रॉन था, ये नेफ्रॉन थे, और ये इसका बाउमेन कैप्सूल, और ये जो है ना यहाँ पर आकर कलेक्टिंग डक्ट में अपना यूरिन जो है वो जमा किया जा रहा है। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स तमाम का तमाम यूरिन
इस फनल नुमा स्ट्रक्चर में रेनल पेल्विस में उंडेल रही हैं और इस तरह से ये यूरिन यहाँ पे कलेक्शन हो रही है, यूरिन जमा हो रहा है। अब जो ये यूरिन जमा हो चुका है, ये रेनल पेल्विस इसको जमा करके यूरेटर के ज़रिए मसाने में, यूरिनरी ब्लैडर में भेज रही है, जहाँ पे ये यूरिन कुछ वक़्त के लिए ज़ख़ीरा होता है, जमा होता है और उसके बाद हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है जब इंसान बाथरूम जाता है। तो इस तरह से ये गुर्दे एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये क्या काम करते हैं? हमारे जिस्म से इजाफ़ी पानी और इजाफ़ी नमकियात और जहरीला मवाद यूरिया पानी में हल करके यूरिन की शक्ल में जिस्म से खारिज करते हैं और साथ साथ हमारे गुर्दे पानी की एक ख़ास मिकदार का एक ख़ास लेवल हमारे जिस्म में बरकरार रखते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लें तो गुर्दे ज़्यादा पानी यूरिन की शक्ल में खारिज कर देंगे और अगर हम कम पानी पिएं तो ये कम यूरिन बनाएंगे। इस तरह से ये पानी और नमकियात की एक ख़ास मिकदार हर वक्त जिस्म में मेंटेन रखते हैं। तो और एक आखिरी बात जाते जाते जो मैं समझाना चाहूँगा कि जो बाउमिन कैप्सूल और उसके अंदर मौजूद ग्लोमेरुलस ये किस तरह काम करते हैं, हम इसको समझने के लिए पाइप की मिसाल देंगे कि जिस तरह पानी के पाइप में अगर पानी बहुत प्रेशर के साथ फ़्लो कर रहा हो, लेकिन अगर वो पाइप लीक हो और उसके अंदर छोटे छोटे सुराख हों तो उन सुराखों से पानी स्प्रे की शक्ल में बाहर निकल रहा होगा। जैसा कि एक पाइप अगर लॉन से गुज़र रहा है और उसमें छोटे छोटे सुराख हैं और उसमें पानी प्रेशर के तहत सफ़र कर रहा है तो वो पानी स्प्रे की फॉर्म में हमें नज़र आएगा कि वो पाइप से निकल रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमारे इस गुर्दों में जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस में प्रेशर के तहत तमाम छोटे मॉलिक्यूल्स पानी के साथ पानी और यूरिया और नमकियात जिस्म से खारिज कर दी जाती हैं। ये है गुर्दों और उनके अंदर मौजूद नेफ्रॉन का फंक्शन। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। शुक्रिया।